देखिए, हम जीएस की जब बात करते हैं तो जीएस में आपको मालूम है कि 4 पेपर होता है: जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। जीएस 1 में जो अलग अलग सब्जेक्ट के हम बोल सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जीएस 4 में एक केस स्टडी आता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। ये आपको कपिल सर बताएंगे, वैसे मैं पढ़ा नहीं रहा हूं इसलिए मैं इस पे नहीं आ रहा हूँ। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 अक्सर ये देखा गया है कि 10 डायरेक्टिव्स होते हैं, पुछल्ले शब्द होते हैं। 10 कैटेगरी में, 10 डायरेक्टिव नहीं होते हैं, 10 कैटेगरी में मैंने बांटा इसको, जो वर्ड्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला था, मेरे बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे ही बैच के या फिर मेरे से सीनियर हैं, जो कि कमीशन में पोस्टेड है, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि एक लंबा अनुभव रहा, तो मैंने ऐसे लोगों से बात की जो कॉपी बसरते सेट करते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं कॉपी चेक की है। कभी ना कभी ऐसा मौका मिला उनको अपने जीवन में, बीपीएससी में या फिर उत्तर प्रदेश में। अक्सर उनसे बातें होती है फोन पे, तो उन्होंने कुछ चीजें मुझे बताई जो मुझे काफी हैरान कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि ये जो सही में जो डायरेक्टिव्स होता है, पुछल्ले शब्द होते हैं, क्या इसका सही में इतना महत्व होता है? तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब जो है क्वेश्चन होता है, शुरू बार ही पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग सिर्फ चेक करते जाते हैं। जो हमको अच्छा लगता है, क्वालिटी वाला आंसर लगता है, गुणवत्ता सहित आंसर लगता है, उसको हम लोग ज्यादा मार्क्स देते हैं, जिसका परफॉर्मेंस हर चीज अच्छा रहता है। वो शब्द भी नहीं गिनते हैं, उनको शुरू में आइडिया लग जाता है कि शब्द कितना होगा। अगर आप ही बार बार 140 से 50 आंसर लिख लें आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इतने पेज में मेरा इतना पेज हो जाएगा लमसम। 10 पेज ज्यादा हो तो कोई मैटर नहीं करता है। तो ये जो डायरेक्टिव्स है, इसको मैंने 10 भागों में बांटा। पहला जो हमारा है, इसमें हम इस कैटेगरी के चीज को डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा डिस्कस हो गया, हमारा डिस्कस हो गया। या फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई सिंपल लैंग्वेज में, कि पहले वाले में जो आता है इलसिडेट आता है। आपने इलसिडेट का नाम सुना होगा, इलसिडेट इसको बोला जाता है। ठीक है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। इसके बाद इसमें आता है इलिस्ट्रेट। कौन आता है? इलिस्ट्रेट। इसके बाद इसमें फिर आता है क्लैरिफाई। फिर इसके बाद आता है इसमें थ्रो लाइट ऑन। फिर इसके बाद आता है एलेबरेट, एलेबोरेट। फिर इसके बाद एक और आता है एक्सप्लेन। मैंने इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। हाईलाइट आता है। समझिए, जैसा कि आप इसको देख रहे हैं, इलेसिडेट का मतलब और इलिस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण के साथ समझाइए। ये इलिस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण के साथ समझाइए। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि इन सभी चीजों को समझने के लिए, अब जैसे इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि वर्णन कीजिए, विवरण स्पष्ट कीजिए। इनमें सारा हम दे सकते हैं। स्पष्टीकरण दीजिए, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकाश डालिए। इनमें ये कैटेगरी वाले आ जाते हैं। ऐसे जब हम कह सकते हैं कि पुछल्ले शब्दों की जब हम आंसर की बात करते हैं, तो आपको मालूम है कि जब भी हमारा, अगर मान लीजिए जितने भी वर्ड्स में हो, तो 100% में से इंट्रो में यानी परिचय में हमको देना है 10% लिखना, 10 या 12%। कंक्लूजन में भी हमें 10 या 12% लिखना है। जब हम कंक्लूजन लिखे, निष्कर्ष हमें मालूम होना चाहिए कि वो आशावादी हो, यानी भविष्यवादी हो, फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक जो है कंक्लूजन होना चाहिए। जब भी हम आंसर लिखे तो निरंतरता बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। और यहाँ पे मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी का बेनिफिट होता है। आपने एनसीईआरटी में अक्सर पढ़ा होगा, जब पहला चैप्टर कंप्लीट करके दूसरे चैप्टर में जाते हैं तो लिखा होता है दूसरा चैप्टर के शुरू में, पिछले अध्याय में हमने देखा कि इस तरीके से लिखा होता है। ऐसा लगता है कोई चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हुआ है, दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर ही चल रहा है। एनसीईआरटी की भाषा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे वो निरंतरता नहीं टूटने देती है, उसका 10 चैप्टर अगर उसके किताब में, एनसीईआरटी के कोई बुक में, तो वो निरंतरता बनी रहती है। ऐसा लगता है कि पहले से 10वां अपने आप कनेक्टेड है। वो चीज आपको करना है। परिचय में आपको क्या करना है कि परिचय लिखने के बाद, देखिए परिचय आपको अलग मैटर होता है और कंक्लूजन अलग होता है। परिचय में क्या है, क्यों है, कुछ और पास्ट के बारे में कुछ हिस्ट्री लिखकर हम लोग यहाँ पे इतिहास लिखकर खत्म कर सकते हैं।
बॉडी में 80% आप लिखिए, और पैराग्राफ में लिखने के बजाय बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। अंडरलाइन जरूर कीजिए जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। डायग्राम हो सके तो बनाइए। हम लोग जनरली जब तैयारी करते थे ना, तो डायग्राम हम लोग कैसे बनाते थे, इसको अमीबा डायग्राम हम लोग बोलते थे, अमीबा। और इसके अगल बगल ब्रांच बनाते। महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कार्य, मान लीजिए इस प्रकार हमको लिखना है, तो कोई भी स्वराज इस तरीके का या फिर आंदोलन जो भी यहाँ पे हम लिख देते थे, इससे भी हम लोग को नंबर मिल जाता था। और ये जो मैथ है, ये बॉडी के बीच में हम लोग बनाते थे, साइड में इधर बॉडी लिखा हुआ है। अच्छा, जब हमें याद हो तो हमें बॉडी में लिखना है, मतलब बुलेट्स पॉइंट में। जब याद नहीं है तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं। कोई भी आंसर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर नहीं देना है, सबको एवरेज लिखकर चलिए। और आप ये मैं इसके बारे में कभी क्लास लूंगा जब मैं बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, कैसे अप्रोच करना है। ये पढ़ाने के बाद आप सभी को बताऊंगा। तो पहला कैटेगरी जो हमने देखा, जिसमें एलेबरेट था, फिर से मैं बोल देता हूं, जिसमें व्याख्या, वर्णन, विवरण स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, प्रकाश डालिए था। जिसे आप दूसरी भाषा में आप एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, इलेसिडेट था, इलस्ट्रेट, क्लैरिफाई, थ्रो लाइट ऑन, एलेबरेट, एक्सप्लेन, हाईलाइट। यहाँ पे क्या करना है कि इन सभी शब्दों से हम ये कह सकते हैं कि प्रायः आशय व्यक्त होता है, मतलब यहाँ पे आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। अब सारा देखिए खेल होता है डायरेक्टिव्स, कुछल्ले शब्दों का, कैलेंडर्स का बॉडी में। इंट्रो और कंक्लूजन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। इंट्रो में हल्का फुल्का चेंजेस होती है, वो डिपेंड करता है, लेकिन इंट्रो जनरली वही रहता है। हम लोगों ने ऐसे ही लिखा, बॉडी में ही सारा खेल चलता है। तो हम लिख सकते हैं इसको अपने शब्दों में कि हमने क्या समझा, इजी लैंग्वेज में हम लिखेंगे। और यहाँ पे आपको फायदा नुकसान नहीं लिखना है, प्रॉस और कॉन्स। यहाँ पे जो पूछा गया वही लिखिए, न ज्यादा न कम। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में न ज्यादा न कम, जो पूछा गया वही लिखा जाए तो बेहतर होगा। कहा गया है कि ये जो हम लोगों ने सब पॉइंट देखा, इसमें ऐसे प्रश्नों में जो छात्र होते हैं वो ये इतनी अपेक्षा करते हैं, सिर्फ इतनी अपेक्षा करते हैं, मतलब जो एक परीक्षक होते हैं वो छात्रों से सिर्फ यही चाहते हैं ऐसे प्रश्नों में कि वह पूछे गए प्रश्न से जो रिलेटेड नॉलेज है, जानकारियां, इंफॉर्मेशन है, उसको आसान भाषा में खाली लिख दे। एग्जामिनर यही चाहता है आपसे, और कुछ नहीं चाहता है। इसमें और एक चीज चाहता है आपसे कि वर्णन और विवरण है। वर्णन और विवरण मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे हम लोग क्लेरिफाई, एक्सप्लेन, एलिब्रेट, इस प्रकार का जो है, इसमें ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा हम फैक्ट दे सकते हैं वर्णन और विवरण वाले में, है ना। एक्सप्लेन में और एलिब्रेट में हम थोड़ा सा फैक्ट दे सकते हैं, तथ्य दे सकते हैं। लेकिन जब व्याख्या कीजिए आ गया, है ना, इलसिडेट, है ना, इस प्रकार का, फिर इसके बाद आपको आ गया प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन, है ना, या स्पष्टीकरण दीजिए, क्लैरिफाई। तो इस प्रकार का अगर आ गया हाईलाइट, इस प्रकार का, तो ऐसे प्रश्नों में आपको सरल भाषा में समझाना है। जैसे आप एक अच्छे टीचर कैसे एक अच्छे बच्चे को समझाते हैं, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, कितना भी बेवकूफ हो उसको समझ में आ जाता है बच्चे को, वैसे कह समझाना है आपको यहाँ पे। इससे ज्यादा इधर उधर कूदना नहीं है। अगला जो आता है दूसरा कैटेगरी में मैंने जो बांटा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आलोचना, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। आलोचना, समीक्षा, इसके बाद समालोचना, और इसके बाद आता है परीक्षा। कभी कभी पूछ लेते हैं परीक्षण, लेकिन आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं आलोचना वाला, क्योंकि इसके पीछे विवाद भी हो जाता है ना। आलोचना मतलब एक निगेटिव वर्ड शो यहाँ करता है, नकारात्मक शब्द। तो इसलिए यूपीपीसी से यूपीएससी ऐसे क्वेश्चनों से बचती है, ऐसे कुछल्ले शब्दों से। लेकिन आमतौर पर कभी कभी दे देते हैं ये, है ना। तो मान लीजिए क्या हो गया, परीक्षण हो गया। इसके बाद एक और होता है निरीक्षण। निरीक्षण इधर से होगा, मैंने इधर से किया। इसके बाद एक होता है गुण दोष विवेचन। अब ये जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज, क्रिटिकली इवेल्युएट। सर ये लास्ट में क्या लिखा? विवेचन है, गुण दोष विवेचन, क्रिटिकली इवेल्युएट, सर, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली कमेंट, इस प्रकार का जो आता है। इसमें सर मुझे लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसको गुण दोष विवेचन, गुण दोष विवेचन है ना। तो ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग क्रिटिसाइज, क्रिटिकली इवेल्युएट, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली कमेंट, हम लोग इसको कह सकते हैं इंग्लिश में।
ऐसे क्वेश्चन में ये उम्मीद की जाती है आपसे कि देखिए सारा खेल बॉडी का है संदर्भ में। यहाँ पे आपसे ये एग्जामिनर उम्मीद करता है कि भाई ऐसा है कि दूध का दूध पानी का पानी कर दो, क्या तुमसे पूछा गया है। और खास करके जो ये परीक्षण करने वाला जो होता है और जो एक टिप्पणी करने वाला होता है ना, आलोचनात्मक हम कह सकते हैं, गंभीर रूप से टिप्पणी कीजिए इस तरीके का, जो कमेंट करने के लिए क्रिटिकली कमेंट, ये दोनों में यानी पहला तो परीक्षण में गंभीर रूप से परीक्षण करना और गंभीर रूप से टिप्पणी करना, इसमें एक चीज और आपसे उम्मीद की जाती है इस तरीके के खास क्वेश्चन में कि आप दूध का दूध पानी का पानी करें और ये लिख कर बाद में एक बैलेंस लिखें, आप बैलेंस आंसर दें, संतुलन, जिसमें आप लिखें कि दोनों में से कौन सही है। मतलब क्योंकि जब आप लिखेंगे तो दूध का दूध पानी करेंगे तो आपको तो प्रॉस लिखना होगा, यानी फायदे भी लिखना होगा, नुकसान भी लिखना होगा, 4 या 5 पॉइंट दोनों में लिखेंगे आप। ये दोनों को देखने के बाद आप संतुलित एक आंसर दीजिए कि हाँ ये चीज है, ये प्रोस ज्यादा है, लेकिन हम कह सकते हैं इसमें भी कॉन्स भी ज्यादा है, तो दोनों को देखते हुए हमें लगता है कि प्रोस अच्छा होगा, मतलब इस तरीके से सोचना अच्छा होगा। अब बाद में निष्कर्ष दे सकते हैं। ये हो गया हमारा। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसमें एक चीज और है कि जो ये मैंने बोला अभी दूसरी कैटेगरी वाला, इसमें आपको ये ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने क्या बोला है कि प्रोस लिखना है यानी फेवर में लिखना है, यानी सपोर्ट करना है पॉइंट को, यानी उसको कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि उसको मतलब एक तरीके से सपोर्ट करना, मतलब हम कह सकते हैं कि उस चीज को आपको सामर्थ, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट करना, उसके पक्ष में, विपक्ष में हम कह सकते हैं कि कौन से। तो जब प्रॉस और कॉन्स में बोल रहा हूं तो आपको प्रॉस पे 30% लिखना है, और 30% मैंने 80% बोला आपको बॉडी में, तो 80% को 100% मान के चलिए, उसमें से 30% यहाँ पे दीजिए आप, और कॉन्स में आप दीजिए 70% जो आप विपक्ष में लिखेंगे। इसके बाद आप बैलेंस आंसर लिख सकते हैं दोनों को मिलाकर। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो लड़का भी अच्छा है लेकिन उसमें कुछ बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी वो लड़का अच्छा है, इस प्रकार अगर उस पर थोड़ा तो फिर भी वो अच्छा है, तो ये संतुलित हो गया। और इन निष्कर्ष में क्या होगा कि अगर उस पर इस तरीके से काम किया जाए तो लड़का अच्छा एक अधिकारी बन सकता है क्योंकि अभी उसका बचपन है, इस तरीके से। तो आप इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं। हाँ अगर हो सके तो विचारक को भी आप वहां पे लिख दीजिए संतुलन में कि जैसा कि इन्होंने ऐसा बोला था, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि क्यों कोई इंसान कम नहीं होता है, उसको सिर्फ जरूरी है नजरिया बदलने का। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक चीज और आता है तीसरा। तीसरा में क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा जाए। देखिए आमतौर पे तीसरा जो पॉइंट होता है उसमें आता है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन, इवेल्युएट, इसको हम लोग बोलते हैं इवेल्युएट। इसके बाद आता है आलोचनात्मक मूल्यांकन यानी क्रिटिकली इवेल्युएट। आलोचनात्मक मूल्यांकन, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप सभी। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब जैसे बॉडी में कितना परसेंट जो लिखना है वो मतलब बॉडी मतलब क्या चीज लिखनी है उसमें। क्वेश्चन होगा तो आपको मालूम चलेगा। एक सिर्फ आप मॉडल तैयार कर लीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि मैं एक क्वेश्चन सर आपको सबसे दिखा देता पहले तो हूँ। मैंने, हैं जी बोलिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने मतलब पहले पॉइंट पे लिखा व्याख्या या वर्ण स्पष्टीकरण करना है, ठीक है। हम्म और दूसरे पे लिखा आलोचना या फिर समालोचना या परीक्षा या परीक्षण निरीक्षण या भूम दोष विवेचन, ठीक है। तो हम्म उसमें उसके अंदर करना क्या है, या गंभीर रूप से परीक्षण का भी हो गया, दूध का दूध पानी का पानी आपने ऐसे बताया, ठीक है, मतलब क्लियर कर देना उसे। हम्म फिर संतुलित करना उन दोनों में कि हम्म कौन बेनिफिट में कौन लॉस में है। हम्म फिर उसका निष्कर्ष लिखना। हाँ ये ये तो देखिए मुझे समझ इसमें में आ कुछ ऐसी गया। चीजें हैं, जैसे श्वेता आपने अभी स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ा है आपने, ठीक है। अब जैसे स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। पिछले साल का आपने क्वेश्चन नहीं देखा। वैसे मैंने बोला ना कि मैं बताऊंगा एक बार, जब शब्द सीमा वाला बताऊंगा तो उस समय मैं ये भी जी बताऊंगा सर। कि कितना शब्द और कि कौन से क्वेश्चन को कैसे डील करना है, एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। ये 2021 वाले बच्चों को हल्का ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल का क्वेश्चन भी देखा है और इसके बाद वो स्टैटिक पोर्शन भी लगभग पढ़ चुके हैं, जैसे योगेश वगैरह है। तो इवेल्युएट हो गया, क्रिटिकली इवेल्युएट हो गया।
मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन। देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि देखिए जो भी बदलता है बॉडी में बदलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए मूल्यांकन का सीधा मतलब होता है कि किसी कथन या वस्तु के मूल्य का अंकन या निर्धारण करना, है ना। किसी भी कथन, किसी स्टेटमेंट का वैल्यू प्रोवाइड करना, या फिर उसका हम कह सकते हैं कि उसको निर्धारित कीजिए आप। कहने का मतलब जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आपके दिमाग में एक चीज तुरंत आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या करना है कि प्रॉस कॉन्स तो देना है आपको, फायदा नुकसान तो लिखना है, पक्ष विपक्ष। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है कि जब आप लिखेंगे कंक्लूजन में तो आप यहाँ पे लिखना होगा कैसे आपको फायदा दे सकता है और कैसे लॉस होगा, मतलब कितना फायदा कितना लॉस होगा, निष्कर्ष में आपको लिखना होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस चीज को, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, इसके बाद मैं जब एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो और बेहतर आप समझेंगे। सिर्फ ये लिख लीजिए अभी। इसके बाद आपको ये समझना है कि जब आप कंक्लूजन लिखें तो साफा लिखें, उसमें 2-3 लाइन में लिखें कि हमने ये देखा। मतलब इसमें समझना, मूल्यांकन करना मतलब कि जो पॉइंट आपको क्वेश्चन बोला गया उसको सीधा सीधा आंसर दीजिए आप, और उसमें प्रोस एंड कॉन्स को मेंशन करते चलिए। ऐसे में जो एग्जामिनर है, परीक्षक है, आपसे यही उम्मीद करता है कि वह पूछे गए जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, जो क्वेश्चन है, उसमें हाल के समय में जो महत्वता है या फिर उसके हाल के समय में जो घटनाएं घटी हैं, या फिर जो भी कोई मान लीजिए कि इंसिडेंट हुआ है उसको रेखांकित कीजिए, वहां पे लिखिए बॉडी में। तो हम प्रोस एंड कॉन्स लिखने के पहले हम इंट्रो में लिख सकते हैं कि हाल ही में ऐसा हुआ, या ये टॉपिक जो है पर्टिकुलर टॉपिक इस चीज से जुड़ा है, खास सब्जेक्ट है ना। जैसे महात्मा गांधी इस चीज से जुड़े हैं, महात्मा गांधी संबंधित क्वेश्चन आया तो हाल ही में महात्मा गांधी की जो ये विचार थी उसको ऐसे हम लागू कर सकते हैं। इसका फिर एग्जाम्पल दे दीजिए अगर और एक दो एग्जाम्पल है तो बॉडी में। इसके बाद प्रोस कॉन्स लिखिए, फायदा नुकसान, उसकी कमियां भी बताना है जैसा कि मैंने बोला कि विपक्ष में लिखना है, और अंत में आपको स्पष्ट करना है कि उस कथन या उस वस्तु की जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, उसका कितना है बैलेंस में, कि ये जो आपने लिखा इसका हाल के समय में कितना उपयोगिता है, क्या ये कम उपयोगिता वाला है या ज्यादा उपयोगिता वाला है। अगर कम है तो आप इसको निष्कर्ष में लिखिए, हम इस प्रकार करके इसकी ज्यादा उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर वो नकारात्मक है, अगर ये बुरी चीज है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर कम है तब तो अच्छी बात है, अगर बुरी चीज है तो आप लिख सकते हैं कि इस तरीके से करके इसको हम घटा सकते हैं, इस तरीके से करें तो हो सकता है कि सुधर जाए। इस तरीके की चीजें हम लिख सकते हैं, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो पूरा ये आंसर राइटिंग का मामला है, ये जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो अभी मैंने आपको बता दिया, आपका माइंड इसको अवेयर हो गया। अब जब अगली बार बताऊंगा तो अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। तो ये सारी चीजें हो गई मूल्यांकन वाली। अगला आता है हमारा, अच्छा इसमें मूल्यांकन में एक चीज और लिखना है, ये जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया, इसमें मूल्यांकन से पहले आलोचनात्मक लिखा हो या नहीं, मतलब जो इवेल्युएट है उसके पहले भले क्रिटिकल लिखा हो या नहीं हो, तार्किक रूप से लॉजिकली आपको यही समझना है कि चाहे क्रिटिकल वाला हो, क्रिटिकली इवेल्युएट बोला हो या इवेल्युएट बोला हो, या हम बोल सकते हैं कि आलोचनात्मक मूल्यांकन या मूल्यांकन लिखा हो, करना वही है, करना वही है। मूल्यांकन यानी इवेल्युएट की कोई गंभीर प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है, सीरियस प्रोसेस तभी पूरा हो सकता है जब उसके मूल में, बेसिक में क्रिटिकल ऑफ फेवर यानी आलोचनात्मक पक्ष का ध्यान रखा जाए। यानी आपको फेवर भी वहां पे लिखना होगा। कुछ लोग करते क्या है, मैंने देखा है कि फेवर ना लिखकर वो विपक्षी यानी कौन सी लिखकर आ जाते हैं, बुराई ही लिख के आ जाते हैं, उसको बोला जाता है मूल्यांकन करो, तो लिख देता है उसके बारे में, फिर बुराई करके आ जाता है कि ऐसा ऐसा इसमें कमी है और ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं बस। अब ऐसे ही बोलते हैं बच्चे कि सर हमको नंबर नहीं मिला, बड़ा बढ़िया लिख के आए थे। अब तू तो पहले प्रेजेंटेशन नहीं दिया होगा, राइटिंग तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा क्वेश्चन तुमने समझा नहीं होगा, है ना। क्योंकि आप और कि कैसे मैनेज करना है, कैसे लिखना है, क्या पूछा है वो लिखा नहीं, कहीं दूसरे टॉपिक की तरफ चले गए। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, किसी से कॉपी नहीं चेक करवाते, और करवाते भी तो 2-3 बार करवा के बड़ा खुश हो जाते हैं। वैसे बच्चे बोलते हैं सर हम क्या करें सर, हमारा तो किस्मत ही खराब है, हमारा हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ योगेश राशि। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लोग समझते नहीं है, बच्चे समझते नहीं है और सोचते हैं कि हमको क्वालिफाई कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तीसरी वाले में एक और पॉइंट आती है कि सारे आपको यहाँ समझना है कि जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है, क्रिटिकली इवेल्युएट है, ऐसे प्रश्नों में छात्रों को पहले गुण दोष बताने चाहिए। गुण दोष समझते हैं आप लोग, बुराई और अच्छाई। हेलो हाँ, बुराई और अच्छाई बताइए। सर, मेरी
जी बोलिए। सर लगता है कपिल सर ना क्लास ले रहे हैं। तो जाइए, जा सकते हैं आप। ये हमारे ये बच्चे जो है हमारे 21 वाले यहीं रुक सकते हैं। 21 वाले तो, ओके। हाँ 21 वालों के लिए मैं बेसिकली कंडक्ट कर रहा हूँ। समझ में आ गया ना ये राशि, मैं क्या बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? तो परीक्षक आपसे यही उम्मीद यस करता सर, आ रही है है। कि आप ऐसे प्रश्न में गुण और दोष दोनों लिखें, यानी प्रोस और कॉन्स, मेरिट और डिमेरिट, और अंत में उन दोनों की तुलना के आधार पर बैलेंस मतलब कंपेयर करके आपको क्या करें आप, कि आप उसकी तुलना के आधार पर यह स्पष्ट कर दीजिए कि ये जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है, कितना महत्व रखता है और ये चीज है क्या, है ना, इसका कितना महत्व है। इस प्रकार की चीज आप लिख सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है वो मिल जाएगा, लेकिन आप लिख लीजिए। और जब एक बार और मैं आपको, जब आपका GS3 कंप्लीट कर दूंगा तो मैं आंसर राइटिंग के बारे में कुछ और बताऊंगा आपको। तो ये मत समझिए कि लास्ट है, जब तक आपका अच्छे से आंसर राइटिंग ना हो जाए, एक बारीकी ना समझ लें, तब तक मैं आपको बताते रहूंगा। एक आता है विवेचना करना, अगला जो होता है तीसरा बताया ना जी, अगला होता है क्या, विवेचना होता है। ठीक है, एक सर होता आपने है, लिंक भेजा था क्या अभी? नहीं मैंने लिंक नहीं भेजा था, वो सर ने भेजा होगा, है ना, सर ने हाँ भेजा तो होगा वो लिंक। तो एक होता है विवेचना सर करना। लिंक अभी तो मेरा आया है। किसका लिंक आया है? सर अभी अभी तुरंत लिंक आया है। सर कब से पढ़ा रहे हैं आप? ये कौन बोल रहे हैं आप? सर अनुज। नहीं अनुज, मैं यहाँ पे कुछल्ले शब्दों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, डायरेक्टिव्स के बारे में। जो आंसर राइटिंग सर जब क्लास होती है अभी ना चल रही है ना? मेंस का, तो उसमें ऐसा ऐसा वर्ड बच्चों को फंसा देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके बारे में सर चर्चा है। क्लास अभी चल रही है ना? हाँ अभी चालू चालू किया है। कंसिडरेशन, समझ में आ गया ना योगेश? विवेचना करना, आपने देखा होगा कहीं भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है हाँ कि सर। कंसीडर करें, कंसीडरिंग। ऐसे शब्दों को कैसे देखा, देखिए मैं चौथा भी बात कर रहा हूं, समझा जाए। जब इस प्रकार का आपको मिले, इसको हम मीमांसा भी बोलते हैं। इसको कभी कभी मीमांसा भी लिखा होता है एग्जाम में कि मीमांसा कीजिए। ये है क्या? देखिए, जब मीमांसा का अर्थ होता है कंसिडरेशन का, कि किसी विषय को, किसी सब्जेक्ट को व्यवस्थित रूप से, है ना, पूरे फ्रेमवर्क में अब संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करना, मैंने पूरी कंप्लीट तौर पे उसको परफॉर्मेंस यानी फिर शोकेस करना, दिखाना बॉडी में। यहां पे एक चीज और समझना है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखना कभी कठिन नहीं होता, डिफिकल्ट नहीं होता है। उस प्रश्न से संबंधित सभी संभव पक्षों को, यानी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उससे संबंधित जितना भी प्रोबेबल उसके, हम कह सकते हैं कि फेवर में पॉइंट है, पक्ष में जो होता है, उसको उसको अगर आप दे देते हैं, मिलाकर लिख देते हैं, तो समझिए कि उससे आपका क्या हो गया, कहीं ना कहीं आंसर संपूर्ण दिखने लगता है, पूरा दिखने लगता है। इसी में एक चीज और है कि जब विवेचना यानी मीमांसा करने के लिए जब बोला जाए, तो ऐसे प्रश्नों में मूल अपेक्षा यही होती है, आपसे ही उम्मीद की जाती है कि अंतर सिर्फ इतना होता है मीमांसा और विवेचना में, कि इसमें किसी कथन या तथ्य का चर्चा करते हुए, मतलब मैंने वो मीमांसा का बताया था शुरू में, अभी मैं विवेचना की बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या है कि विवेचना मतलब कंसिडरेशन, मैं उसका भी आपको इंग्लिश में बता दूंगा मीमांसा का। विवेचना यानी कंसिडरेशन, ऐसे शब्दों में यही होता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि भाई ऐसा है कि दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, दोनों शब्द में, कि इसमें किसी कथन या तथ्य की चर्चा करते हुए तार्किक व्याख्या की ज्यादा उम्मीद की जाती है। यानी जब मीमांसा की बात हो रही थी तो उससे संबंधित जो भी उसका फेवर का पॉइंट है, पक्ष का, सिर्फ लिख दीजिए, सिर्फ लिखना है। लेकिन यहाँ पे लिखने के साथ आपको समझाना है कि ये जो प्रमाण है ये कैसे, ये पक्ष सही है। तो कभी कभी आप लिखते हैं बुलेट पॉइंट में वो पक्ष लिख देते हैं, उसको ऐसे ऐसे कुछ लोग स्पष्ट करता है ना जी, उसके बारे में लिखता है कि नहीं, कुछ 2-3 लाइन बॉडी में लिखता है ना, वही है ये। तो ऐसा कुछ ये हम कह सकते हैं कि हार्ड नहीं है। हाँ, लोगों के मन में एक डर बैठ चुका है कि सर बड़ा ये टफ ये चीज होता है, इसको कैसे डील किया जाए, है ना। तो ये सारी चीज है, मीमांसा हो गया। हालांकि जो मीमांसा जो है इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए बोला जाता है, इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे होंगे वो समझ जाइए, मीमांसा मतलब रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्टेड। ऐसे क्वेश्चन बड़े कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर कंसिडरेशन ही बोला जाता है। 4 हो गया, पांचवा
पांचवा में जो आता है, मैंने इसको अलग कैटेगरी किया, एनालाइज करने के लिए, एनालाइज। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आए, इस प्रकार की जो क्वेश्चन आए, तो आपको इसमें करना क्या, मैं आपको बता देता हूं। विश्लेषण करने वाले में इसमें आपको विश्लेषण या संश्लेषण, आप एनालाइज बोलिए या फिर आप इसको आप कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से साइंथेसिस कीजिए, सिंथेसिस, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है कि सिंथेसिस ही, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक, ठीक है। इस तरीके की चीजें आती हैं, मैं इसको समझा रहा हूं बड़े आसान भाषा में, देखिए समझिएगा। जब इस प्रकार का है तो इसका मतलब होता है विश्लेषण करना, विश्लेषण। अब इसको तीन भाग में बांटिए संधि विच्छेद करके, बी स्लेश न। वी का मतलब होता है सेपरेट, अलग अलग। स्लेश का मतलब होता है मेस, मतलब इसका मतलब होता है गुत्थी हुई, चिपकी हुई, उलझा हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं से आवाज आ रहा, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। न का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी प्रोसेस। कृपया करें, नहीं तो यहाँ से मैं आप सभी को रिमूव, जो जहां से आवाज आ रहा मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है ना। बस ध्यान दीजिए आप लोग, म्यूट ऑन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये चीज होता है, देखिए ये आप में यही उम्मीद किया जाता है कि जब भी बॉडी में लिखें आप, ठीक है, जब भी बॉडी में लिखें, क्योंकि देखिए इंट्रो में तो सब में सेम होता है, इंट्रो में कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं होता है, रणनीति। कंक्लूजन में इसमें क्या करना है आपको, लिखना व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, यानी क्या, क्यों, कैसे और कहां। मतलब हम कह सकते हैं क्लासिफाइड करना, वर्गीकरण करना। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको वर्गीकरण करना है, मतलब कहीं पे अगर विश्लेषण करने के लिए आ गया तो उससे संबंधित पॉइंट तो लिखिए इंट्रोडक्शन में, लेकिन ये भी जरूरी है कि जब आप आए यहाँ पे बॉडी में, संदर्भ में जब लिखें तो लिखे को पॉइंट है क्या। क्योंकि शुरू में तो आप मान लीजिए लिखेंगे व्हाट तो लिख ही देंगे, जब वहां पे लिख देते हैं तो फिर व्हाट लिखने की जरूरत नहीं कि क्या है, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन आप देंगे तो आप तो लिख ही देंगे आप कि क्या है क्या नहीं है, वो चीज आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों, वाई तो आप इंट्रोडक्शन में नहीं लिखेंगे कि क्यों है, वो चीज तो आप बॉडी में लिख सकते हैं जब बॉडी शुरू करेंगे तो। हाउ ये भी आप बॉडी में लिखेंगे। वेयर हो सकता है कोई कोई लोग इंट्रोडक्शन में, परिचय में दिख देता है कि यहां से हुआ, लेकिन अगर वहां नहीं दे रहे तो यहां दीजिए। लेकिन अगर एक चीज ऊपर दिया गया और दोबारा दे रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए कि आपसे बड़ा बेवकूफ यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि ऐसे कर करके बहुत सारे बच्चे फंस चुके हैं। अनिकेत सिंह, ये जीएस का फर्स्ट क्लास में बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैलेंडर वर्ड्स एंड डायरेक्टिव्स फॉर हाउ टू राइट गुड आंसर, हम इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आप मीन्स के अगर आप, चूंकि आप 2022 के हैं तो आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि आंसर कैसे लिखा जाए, कैसे उसको व्यक्त किया जाए। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया। अगला जो है हम लोग समझेंगे, छठा जो हम कैटेगरी हमने बांटा है, सिक्स कैटेगरी। सिक्स कैटेगरी हमारा जो है वो है एग्जामिन करने के लिए, या फिर इसको पोस्टमार्टम भी बोल सकते हैं, पोस्टमार्टम में कहीं कहीं लिखा आ जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर एक चीज उम्मीद करता है, और देखिए ये चीज कोई हार्ड नहीं, आप बोलेंगे सर कैसे याद रखेंगे, हो जाता है, बार बार आंसर राइटिंग करोगे ना तो हो जाता है। ऐसा इसमें कुछ बड़ा 30 मार्क का नहीं है कि आपको याद नहीं होगा या फिर आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। ये चीज बड़ी आसान है, सिर्फ इसमें चाहिए तो आपका एक, हम कह सकते हैं कि आपका एक जुनून चाहिए, पैशन चाहिए समझने के लिए। तो एग्जामिन में बोलता है जांच करने के लिए या परीक्षा करने के लिए, परीक्षण करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन में आपसे यही उम्मीद की जाती है कि सिंपल है भाई, आप अपने एग्जाम में जो भी आप बॉडी में लिखेंगे ना, उसमें राइट लिखिए, उससे संबंधित प्रश्न और ये उसके संबंधित जो है क्वेश्चन, सॉरी विपक्ष हम बोल सकते हैं, यानी उसके अगेंस्ट में, और डायरेक्टली बैलेंस में लिखिए कि सही है या गलत है। इन सभी चीजों को देखने के बाद हमें मालूम चलता है कि हमारे समाज के लिए गलत हो सकता है, समाज हम यूज कर रहे हैं अपने से, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और पूछा हो, यानी इस चीज के लिए गलत हो सकता है। जैसा कि टॉपिक में बोला गया वो चीज यहां देख नहीं रहा है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं गलत है। आई यू गेटिंग द पॉइंट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन एक आया था एग्जाम्पल के तौर पे, ये इसमें थोड़ा समझ लीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन में या पोस्टमार्टम में या आलोचनात्मक परीक्षण में एक क्वेश्चन में लेता हूं इस सेक्शन के लिए। अभी हम लोग पांचवा या छठा डिस्कस कर रहे थे योगेश, हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे थे, कौन सी कैटेगरी का?
सिक्स था सर ये। हाँ 6 था, याद रखिएगा। एग्जामाइन पोस्टमार्टम। ये क्वेश्चन है क्रिटिकली, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि लिखने में समय लगेगा। क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन, ध्यान से सुने, ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पोवर्टी। पहला स्टेटमेंट क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पोवर्टी और पोवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। यानी आप इस चीज का आलोचना कीजिए कि भाई परीक्षण, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या जो जनसंख्या बढ़ रही है भारत में, ये गरीबी का कारण है या फिर गरीबी बढ़ रही है वो मुख्य तौर पे जनसंख्या बढ़ने का कारण है। आप लिखिए, पहले तो आप लिखेंगे जनसंख्या बढ़ने के कारण गरीबी, तो इसमें आप लिखेंगे 2-3 पॉइंट, अच्छाई और बुराई भी लिखिए, कैसे है कैसे नहीं है। इसके बाद लिखिए कि गरीबी बढ़ने के कारण जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसमें लिखिए। और बाद में बैलेंस संतुलित करके, या फिर संतुलित नहीं भी लिखना तो कोई बात नहीं, आप कंक्लूजन में डायरेक्टली लिख दीजिए कि भाई ये सारा चीज देखने के बाद लगता है कि दोनों शब्द सही है, दोनों के कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन के कारण गरीबी बढ़ रहा है, गरीबी के कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसा कि माल्थूस ने बोला है। तो ये जो जैसा कि मैंने बोला बॉडी में शुरू में लिख सकते हैं, जब क्लास 11th की किताब है इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज, उसमें लिखा है माल्थूस ने, ठीक है, माल्थूस ने लिखा है सिंपल कि भारत में जो गरीबी है। हेलो, हाँ बोलिए, क्या है, कुछ क्वेश्चन है क्या? सर जैसे ये सर क्वेश्चन जो है कि सर ये गरीबी और पॉपुलेशन का रिलेशन है, लेकिन कुछ लोग सर इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते अगर वो बोले कि नहीं सर पॉपुलेशन बढ़ने से गरीबी का कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि इक्वालिटी नहीं है और जो पैसे हैं वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो सर वही मान मैं लीजिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन वही जो आपने के सब साथ बोला साथ कि ना पैसे जाके अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट अलग नहीं है। जाना चाहे। हाँ, तो कोई अमीर है कोई गरीब है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माल्थूस ने हाँ बोला सर, है, अगर क्लास 11 पे आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो इनइक्वालिटी इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी, हाँ सर, हाँ असमानता ही मुख्य कारण है गरीबी का, ऐसा उसने बोला है हाँ माल्थूस ने। तो ऐसा नहीं है ना कि हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव टू टेक अ स्टैंड डिप्लोमेटिकली, नो, डिप्लोमेटिकली या डिप्लोमेटिकली कूटनीति तौर पे आपको थोड़ी यहाँ पे लेना है। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगर आप डिप्लोमेटिक अगर भारत में ही संदर्भ में मुद्दे पे लिखते हैं तो फिर इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। हमें आराम से लिखना है, हमें ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना है, हमें ना ही सॉफ्ट होना है, हमें एक अधिकारी के, जब भी हम आंसर लिखें तो एक अधिकारी के तौर पर लिखें। ये समझें कि आप एक अधिकारी हैं, आप एसडीएम हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, अब आपको कैसे आंसर लिखना आप समझिए। तो ये सारी चीजें हैं। सर तो क्वेश्चन जो मेरा ये था, हाँ बोलिए। जो जो सर जो क्वेश्चन है उसके साथ ही जाना है या फिर शुरुआत में ही क्वेश्चन के अगेंस्ट आंसर लिख सकते हैं कि नहीं, इस बात से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं अनिकेत और आई थिंक ऐसा आप नहीं पूछ रहे हैं, है। अनिकेत पूछ रहे हैं आई थिंक, ठीक है। देखिए अनिकेत, आपको मैं वीडियो भेजूंगा, आप नहीं देख सर, लीजिएगा। मोहित पूछ। हाँ मोहित, अच्छा मोहित, ये किस वाले हैं? देखिए इसमें मोहित आपको समझना है यस कि सर। जैसा कि मैंने इंट्रो में बोला कि इंट्रो में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जो हो रहा है बॉडी में बदलाव हो रहा है, कंक्लूजन में भी बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ जी सर। चूंकि जो क्वेश्चन है उसके अनुसार तो आपको बदलाव करना होगा, लेकिन बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट गेम, हम लोग गेम के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो डायरेक्टिव्स का गेम है, पुछल्ले शब्दों का जो खेल है, ये बॉडी में ही होता है। इन लोग इंट्रो और कंक्लूजन में नहीं जा पाता है पुछल्ला शब्द। इंट्रो में तो आप क्वेश्चन के अनुसार आपको